नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है इस केपी कॉलेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, सेमेस्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के अंदर हमारे सत्ता के ऊपर हम बात कर रहे थे। कल की जो हमारी क्लास थी जिसके अंदर सत्ता के ऊपर आपको बताया था, सत्ता का अर्थ बताते हुए मैंने आपको बताया था कि राज्य के अंदर निर्णय लेने, आदेश देने और आदेश का पालन कराने वाली जो शक्ति होती है उसे सत्ता कहा जाता है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा था कि सत्ता के साथ ये जो शक्ति होती है, शासन करने वाली शक्ति, वो वैद्य होनी चाहिए। वैद्य शक्ति ही सत्ता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था विभिन्न विद्वानों की इन सत्ता के ऊपर जो परिभाषाएं थी वो बताई थी। बायस्टेड की जो परिभाषा सबसे महत्वपूर्ण थी, सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। क्रमशः मैंने आपको बताया था सत्ता पालन के क्या आधार होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि विश्वास सत्ता का सबसे बड़ा जो है स्रोत होता है। सत्ता पालन का जो सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है वो क्या होता है? विश्वास। जिस सरकार के ऊपर, जिस नेता के ऊपर जनता को विश्वास होता है वो उनकी बातों को आसानी से मान लेते हैं। वो नेता, वो सरकार जो भी निर्णय लेती है जनता उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। और जिन नेताओं के ऊपर, जिन सरकारों के ऊपर जनता को विश्वास नहीं होता है उनकी बातों को नहीं मानते हैं। क्रमशः मैंने आपको बताया था कि एक रूपता जो होती है वो सत्ता पालन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर या सांस्कृतिक रूप से जो एक रूपता होती है, जो भी नेता या सरकार के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है वो किसी न किसी प्रकार से सांस्कृतिक रूप से हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, हमारे सेम है, एक रूप है हमारे से, तो उस व्यक्ति का कहना जनता आसानी से मानती है। इसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो सरकार लोकहित के कार्य करती है, अर्थात खुद के कुछ लोगों के हितों को ध्यान में न रखते हुए सारी की सारी जनता, सब लोगों के हितों को ध्यान में रख करके जो सरकार कार्य करती है, ऐसी ऐसे सत्ताधारियों के आदेशों का पालन जनता आसानी से करती है। फिर मैंने आपको बताया था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। कुछ व्यक्ति राज्य के अंदर ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं कि दबाव की बात जानते हैं, दबाव की भाषा को जानते हैं। उन कानून तोड़ना उनके लिए मजाक होता है, उनके रोजमर्रा का खेल होता है। ऐसे व्यक्ति के, ऐसे लोगों के ऊपर बल का प्रयोग करना, शक्ति का प्रयोग करना और दंड की और दबाव की जो राजनीति है वो जानते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि वैधानिकता जो होती है वो भी सत्ता पालन का क्या होती है? महत्वपूर्ण आधार होती है। अब आज अपन बात करते हैं सत्ता के स्रोत या प्रकार। ये सत्ता जो होती है ना, शासन करने की शक्ति, अर्थात अभी तक हमने ये पढ़ा कि राज्य के अंदर जो व्यक्ति निर्णय ले रहा है, जो आदेश दे रहा है और लोगों से जो अपने आदेशों का पालन करवा रहा है, ठीक है ना, ये व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं, सत्ता कितने प्रकार की होती है। हालांकि सत्ता के स्रोतों के बारे में या सत्ता के प्रकारों के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। किसी ने बताया दृश्य, मूर्त सत्ता, अमूर्त सत्ता, किसी ने कोई 2 प्रकार बताए, किसी ने 3 बताए, किसी ने 4 बताए। मगर हमारे पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ने की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण जो ये सत्ता के प्रकार हैं वो हमारे 20वीं सदी के अंदर बताए हैं मैक्स वेबर ने, ठीक है। महान समाजशास्त्री और राजनीति के विश्लेषक मैक्स वेबर ने जो है सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं, सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं। और वो जो 3 प्रकार हैं वो होता है परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और कानूनी वैधानिक या तर्क संगत सत्ता। क्या होती है परंपरागत सत्ता, क्या होती है करिश्माई सत्ता और क्या होती है कानूनी या वैधानिक सत्ता, उनके बारे में थोड़ी सी बात करें। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे समाज के अंदर, हम जिस कम्युनिटी के अंदर निवास करते हैं वहां पर जो समाज के अंदर कुछ वर्ग विशेष के लोग होते हैं। यहाँ पे वर्ग विशेष से मतलब है जाति विशेष के लोग। जैसे आप बात करते हैं, अपन बात करते हैं पंडित जी की। गांव के अंदर, सोसाइटी के अंदर रहने वाले जो पंडित जी है ना, वो चाहे गरीब हैं
वो इतने आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, उनके पास में इतना पैसा भी नहीं है, ना ही वो किसी राजनीतिक पद पर है, फिर भी क्या है, वो समाज के अंदर जो जा रहे हैं, जब वो समाज के अंदर, गांव के अंदर या सोसाइटी के अंदर घूम रहे, फिर भी चार लोग उनको ऐसे इस प्रकार से कि भाई नमस्ते पंडित जी, इस प्रकार से उनका क्या कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। यानी कि एक तरीके से वो सोशल पावरफुल है। अब उनकी जो वो शक्ति है, या फिर वो पंडित जी कुछ बात बता रहे लोगों को, कोई सलाह दे रहे हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी बातों को मान रहे हैं। आज भी ये माना जाता है कि उनकी जो भी कार्य है वो एक वर्ग विशेष के लोगों को पूछ करके किया जाता है। आज भी देखने को मिलता है कि कुछ लोग होते हैं गांवों के अंदर, कुछ वर्ग विशेष के लोग होते हैं, ठीक है ना, जिनकी बातों को समाज के अन्य लोगों के द्वारा सीरियसली लिया जाता है कि हाँ भाई उन्होंने कोई बात बताई है तो क्या है कि सही बात बताई होगी। आज भी व्यापार के अंदर जैन या जो बनिए होते हैं उनको बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। किसी भी समुदाय के अंदर कोई पीछे जैन लग जाता है तो यूं एकदम वो माना जाता है कि हाँ जैन है मतलब सही है, ट्रू है, फेयर है, इसके अंदर गड़बड़ नहीं हो सकती, ये गलत नहीं हो सकता। तो ये जो सत्ता है ना, ये उनको, इस सत्ता के लिए उन्होंने कोई मेहनत नहीं की है, इसके लिए उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़े हैं, या इसके लिए उन्होंने कोई पैसे प्राप्त नहीं किए हैं। ये जो सत्ता है वो उनको किस आधार पर मिली है, वो उनकी परंपराओं के आधार पर मिली है, इतिहास के आधार पर मिली है कि उनके बाप दादों को भी वो सत्ता मिल रही थी, इस प्रकार की शक्ति उनके पास थी और लोग उनको पसंद करते थे, लोग उनकी बातों को मानते थे, और आज भी क्या है, लोग उनकी बातों को मानते हैं। तो परंपरागत सत्ता, परंपराओं के द्वारा, इतिहास के द्वारा, रिवाजों के द्वारा जो सत्ता आगे से आगे ट्रांसफर होती है, वो सत्ता क्या कहलाती है, परंपरागत सत्ता कहलाती है। क्या कौन सी सत्ता कहलाती है, परंपरागत सत्ता कहलाती है। बात करते हैं कि परंपरागत सत्ता जो होती है, ये जो परंपरागत सत्ता होती है, इसके अंदर तर्क एवं बुद्धि संगता का अभाव रहता है, ठीक है ना। ये जो सत्ता होती है, जैसे इंग्लैंड के अंदर जो राजा की सत्ता होती है, घर के अंदर जो वृद्ध जनों की सत्ता होती है, वो क्या होती है, परंपरागत सत्ता का उदाहरण है। परंपरागत सत्ता जैसे घर में, एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि हम अपने पिताजी का कहना क्यों मानते हैं, क्योंकि पिताजी ने पिताजी के कहना माना था, उन्होंने माना था। हम मानते हैं कि पिताजी जो भी बात कर रहे हैं, घर के जो वृद्ध हैं वो बात कर रहे हैं, समाज के कुछ जो है हमारे जो गुरुजन है, अध्यापक है, वो जो बात कर रहे हैं वो क्या है, हमारे हितों के लिए अच्छी होगी, वो बातें सही है। ऐसा क्यों माना जाता है, ऐसा परंपराओं से माना जाता है, लंबे समय से यही चलता आ रहा है, ऐतिहासिक तौर पर यही जो है प्रथा बनी हुई है, यही रिवाज बना हुआ है, तो वो होती है परंपरागत सत्ता। देखो इंग्लैंड के अंदर आज भी वहां पे देशद्रोह करना, कानून तोड़ना वहां के सम्राट के विरुद्ध माना जाता है। वहां पे जो है वहां के राजा के खिलाफ वो कार्रवाई मानी जाती। क्यों? क्योंकि वहां पे आज भी जो है परंपराओं के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो परंपरागत सत्ता है, इसका आधार जो होता है वो परंपराएं होता है, इतिहास होता है, ठीक है। अगली जो सत्ता होती है वो होती है करिश्माई सत्ता। करिश्माई सत्ता, करिश्मा करना, ये जो करिश्माई सत्ता होती है ना, ये कोई परंपरागत रूप से प्राप्त नहीं होती, ये इसके बिल्कुल उल्टी रहती है। परंपरागत सत्ता के अंदर तो जिसके पास में ये परंपरागत सत्ता है, उसके पास चाहे तर्क संगत वो है या नहीं है, उसके पास कम बुद्धि है या ज्यादा बुद्धि है, उसको सत्ता दे दी जाती है। मगर ये जो करिश्माई सत्ता होती है, ये व्यक्ति के गुणों के ऊपर, ये व्यक्ति के एबिलिटी के ऊपर, ये व्यक्ति के अंदर जो चमत्कार करने की जो उसकी शक्ति होती है, उनके ऊपर आधारित होती है। करिश्माई सत्ता मतलब व्यक्ति के सेल्फ, ये सेल्फ ब्रांड है व्यक्ति की। करिश्माई सत्ता व्यक्ति को खुद मेहनत करके प्राप्त करनी पड़ती है। ये करिश्माई सत्ता न तो किसी पद में होती है और ना ही किसी परंपराओं के अंदर होती है। करिश्माई सत्ता जो होती है, ये व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों और चमत्कार पर आधारित होती है। इसमें सत्ताधारी का लोगों पर व्यक्तिगत प्रभाव रहता है। इसके अंदर
ठीक है ना, वीर पूजा की भावना रहती है, जिसको व्यक्ति अपना जो है खास मानते हैं, व्यक्तिगत तौर पर एक एक व्यक्ति के ऊपर क्या है, इनका प्रभाव रहता है। अधीनस्थ जो लोग होते हैं वो एक तरीके से अनुयायी कहलाते हैं, एक तरीके से अनुयायी की तरह रहते हैं और अपने प्रिय नेता को आदर्श मानते हैं और उनके व्यक्तित्व के कारण उनके आदेशों का पालन करते हैं। करिश्माई सत्ता के अंदर जो सत्ताधारी हैं उनके आदेशों का जो जनता पालन करती है ना, वो कोई परंपराओं के आधार पर या उनके पास पद है इसके लिए नहीं, क्यों वो उनकी बातों को क्यों मानेंगे, क्योंकि उनके अंदर एबिलिटी है, उनके अंदर योग्यता है, उनके अंदर ब्रांड है, ठीक है ना, उस ब्रांड की लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये होती है करिश्माई सत्ता। इसके अंदर देखो करिश्माई सत्ता का बहुत बड़ा एक है, ये सबसे पावरफुल सत्ता जो होती है वो यही होती है। इस करिश्माई सत्ता के अंदर जिस व्यक्ति को लोग अपना क्या है ना, एक तरीके से अपना आदर्श मानते हैं, अपना वीर मानते हैं, उस व्यक्ति के कहने पर बड़ा से बड़ा त्याग करने के लिए भी जो है लोग क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। अपने आदर्श नेता के इशारे पर बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार रहते हैं। इसमें सत्ता का आधार जो है वो भावनाएं होती हैं। क्या होती है, भावनाएं होती है। हिटलर की भी क्या था, हिटलर के अंदर भी वहां की जो नाजीवादी विचारधारा वाले लोग थे वो उनकी क्रिस्ट यानी कि उनको मानते थे। बात करते हैं भारत के अंदर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, ये सारे के सारे क्या है, ये करिश्माई सत्ता के उदाहरण है, करिश्माई सत्ता के उदाहरण है। इसी प्रकार से जैसे कोई बड़ा क्रिकेटर है, तो क्या है, क्रिकेटर है, कोई बड़ा एक्टर है, हीरोइन है, या किसी जैसे कोई सेना के अंदर कर्नल, मेजर वगैरह हैं जिन्होंने वीरतापूर्ण कोई कार्य किया है, इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति होता है ना, उसके भी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी होती है, उनको भी लोग अपना आदर्श मानते हैं और उसके एक इशारे पर बड़ा से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार होते हैं। वो करिश्माई सत्ता का उदाहरण होता है। अगली जो सत्ता होती है वो कानूनी या वैधानिक या तर्क संगत सत्ता। मैक्स वेबर ने सत्ता का जो तीसरा प्रकार बताया है वो बताया है कानूनी सत्ता, तर्क संगत सत्ता या फिर वैधानिक सत्ता। ये जो सत्ता होती है तीसरे प्रकार की, इसके अंदर न तो व्यक्ति के अंदर कोई करिश्मे की आवश्यकता होती है, ना ही ये परंपराओं पर आधारित होती है। ये जो सत्ता होती है ये व्यक्ति के पास जो पद होता है, जो पोस्ट होती है, जो शक्ति होती है, उसके अंदर निर्भर करती है, वो उसके आधार पर जो है लगी। इस सत्ता का आधार व्यक्तित्व नहीं है, यह सत्ता संवैधानिक नियमों के अंतर्गत धारण किए गए पद से प्राप्त होती है। संविधान के अंतर्गत जो पद उसके पास है और उस पद के अंदर जो सत्ता है, उस पद के अंदर जो शासन करने की शक्ति है, जैसे प्रधानमंत्री जिसका काम है कि भारत की कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उनका कार्य है, उनके क्या है, उनके पद में ये पावर है कि वो क्या करे, भारत के लोगों को आदेश दे। या फिर जो है आईएएस लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनके पास भी पावर होता है कि वो क्या करे, अपने क्षेत्र के अंदर लोगों को क्या करे, आदेश दे, आदेशों का पालन करवाए। चुनाव द्वारा निर्वाचित नेता एवं नौकरशाही के पदों में जो कानूनन सत्ता निहित होती है, इस पद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस सत्ता का प्रयोग करता। ये करिश्माई सत्ता जो है ना, इस सत्ता का आधार पर होता है, व्यक्तित्व नहीं है। ये सत्ता संवैधानिक नियमों के अंतर्गत धारण किए गए पद से प्राप्त होती है। ये सत्ता जो है ना, या तो चुनाव के द्वारा नेता जीतता है उसके पास रहती है, कंपटीशन और इंटरव्यूज के एग्जाम फाइट करके जो नौकरी लगता है वो होती है। एक स्कूल कॉलेज विद्यालय के अंदर जो अध्यापक के पास सत्ता रहती है वो भी इसी के अंदर रहती है। तो ये थे मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के प्रमुख 3 प्रकार। अब देखो इसमें एक चीज और है, अगर व्यक्ति के पास क्या है, कानूनी या वैधानिक, ये कानूनी या वैधानिक सत्ता है, अर्थात व्यक्ति किसी पद के ऊपर है, व्यक्ति क्या है, किसी पद के ऊपर है
प्लस अगर उसके अंदर करिश्माई सत्ता है, करिश्माई सत्ता मतलब उसके अंदर चमत्कार करने का गुण है। चमत्कार करने का गुण मतलब उसके अंदर योग्यता है, टैलेंट है, ठीक है ना, वो अपने क्षेत्र के अंदर महारत हासिल है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो राज्य को आगे बढ़ाने के अंदर, राज्य को और उस देश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने में और जो है उस देश का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनके पास पद भी होता है, कहते हैं ना कि वो लक्ष्मी तो है मगर सरस्वती नहीं है, मगर जहां पे लक्ष्मी और सरस्वती, जहां पे बड़ा पद भी है पास में और साथ साथ में योग्यता भी है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। आपने सीएम तो बहुत सुने होंगे, मगर आपने सुना होगा एक दिन का सीएम, जिसके अंदर नायक पिक्चर के अंदर वो एक ही दिन के अंदर सारा का सारा यूं उल्ट फेर कर देता है। पुलिस अधिकारी, सिंघम की सत्ता, आप नाम लेते हैं कि सिंघम नाम लेते ही आपको पता चलता है कि नहीं, पुलिस वाला मतलब ये खुखार इंटेलिजेंट पुलिस वाला। तो ये जो सिंघम की जो सत्ता है, एक दिन का सीएम है, या फिर जो है इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी जैसे जो प्रधानमंत्री हैं जिनके पास पद भी है और जिनके पास योग्यता भी है, गुण भी है, ऐसे लोग जो हैं वो समाज को नई ऊंचाइयों पर लेके जाते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं इनका प्रभाव भी समाज के अंदर बहुत ज्यादा होता है, राष्ट्रों के अंदर ऐसे लोगों का प्रभाव खूब रहता है। यही बात समझ में? तो ये सत्ता के स्रोत या प्रकार थे। अब अपन थोड़ी सी बात करते हैं सत्ता की प्रकृति के बारे में। हमने कल बात की थी जिसके अंदर औपचारिक सत्ता और स्वीकृत या व्यवहारिकवादी सत्ता के अंदर बारे में बात की थी। अपन बात करते हैं सत्ता की सीमाएं। सत्ता की सीमाएं, ये जो सत्ता है, शासन करने की शक्ति, निर्णय लेना, ठीक है ना, निर्णय लेना या फिर आदेश देना और आदेशों का पालन करवाना, ये जो शक्ति होती है इसकी सीमाएं क्या होती हैं, ये कहाँ तक सीमित होती है कि नहीं भाई इससे ज्यादा जो है ये कार्य संभव नहीं है, ठीक है ना। तो पहले जो सीमा होती है वो होती है सत्ता की सीमाएं। सत्ता के बिना व्यवस्थित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। जब तक किसी व्यक्ति के पास पद यानी कोई निर्णय देने वाला, आदेश देने वाला व्यक्ति नहीं होगा, तब तक एक अच्छा समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज सत्ता की कुछ सीमाएं निर्धारित कर देता है। देखो, हर एक सीमाओं के अंदर कार्य रहना जरूरी है। अगर शासक है, नेता है या राजा है, तो उसको भी कार्य कैसे करना चाहिए, एक अपनी सीमाओं के अंदर रह करके करना चाहिए, जिससे संस्कृति, नैतिक मूल्यों एवं परंपराओं का पतन न हो, जिनसे क्या हो कि सांस्कृतिक मूल्यों और नैतिक मूल्यों का पतन न हो। देखो, सत्ता की सीमाएं होती है, पहली होती है प्राकृतिक सीमा, नेचुरल सीमा। देखो, कोई भी शक्ति है, ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा करिश्माई सत्ताधारी, परंपरागत सत्ताधारी या फिर कानूनी सत्ताधारी व्यक्ति हैं, वो एक जो प्रकृति के जो नियम होते हैं, ठीक है ना, जो चीजें सही होती हैं या गलत होती है, उनके अंदर खिलवाड़ नहीं कर सकता। प्राकृतिक सीमा यानी कोई भी शासन व्यवस्था, कोई भी शक्ति लोगों के अंदर, लोगों की जो रोज की जीवनचर्या होती है, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, पहनावा, विवाह, संतान उत्पत्ति, इस प्रकार के जो कार्य होते हैं उनके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। किसी भी समाज में जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है ना, जैसे स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित कोई भी सत्ता, कोई भी शासन करने की शक्ति व्यक्ति को अलग नहीं कर सकती। इसके अलावा न्यूनतम संपत्ति से जनता को वंचित नहीं कर सकते। व्यक्ति की न्यूनतम संपत्ति मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, परिवार, कुछ उनकी जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती है, उन न्यूनतम आवश्यकताओं से भी व्यक्ति को कोई भी शासन या सत्ता उनसे विमुख नहीं कर सकती है। दूसरी जो सत्ता का सीमा है वो है नैतिक एवं धार्मिक विश्वास भी सत्ता की अनिवार्य सीमा है। देखो क्या होता है, नैतिकता और धार्मिक विश्वास भी सत्ता की अनिवार्य सीमा है। जब कोई सत्ता नैतिकता और धार्मिक विश्वासों के प्रतिकूल आदेश देती है, तब उसका पालन करवाना बहुत अधिक कठिन हो जाता है। कोई भी शासक हो, कोई भी सरकार हो, धर्म के विरुद्ध बात करती है। किसके विरुद्ध बात करती है? धर्म विरुद्ध बात करती है। या कोई भी मामला धर्म विरुद्ध हो, ठीक है, या फिर कोई भी मामला क्या हो, नैतिक दृष्टि से गलत हो, नैतिकता के
विरुद्ध हो, तो ऐसे बातों को या ऐसी आज्ञाओं को जो है आसानी से लोगों से नहीं मनवा सकते। लोग ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करते हैं, उन बातों को नहीं मानते हैं। जिन जिन भगवान को हम मानते हैं, हमारे जो धार्मिक पूजा स्थल होते हैं, जिनको हम पवित्रता और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, जैसे हिंदू समाज कम्युनिटी है वो गाय को जो है अच्छी दृष्टि से देखती है। अब उनको कहे कि भाई गाय को नुकसान पहुंचाओ या मंदिरों को नुकसान पहुंचाओ या गाय मंदिर या कोई इस प्रकार की चीजों के विरुद्ध कोई सरकार कार्य कर रही है, ठीक है, मंदिर या गायों को नुकसान पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है, तो फिर जनता क्या करती है, उसके लिए ऐसे कार्यों के अंदर वो उनकी हेल्प नहीं करती है। तो कोई भी सरकार हो, शासन हो, धर्म विरुद्ध नहीं हो सकती, नैतिकता के विरुद्ध नहीं जा सकती। सत्ता की जो तीसरी सीमा है वो क्या है, सत्ता को लोगों की संस्कृति एवं सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। बहुत ही अच्छी बात बताइए, लोगों की संस्कृति, लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसी बोली बोल रहे हैं, कैसी भाषा बोल रहे हैं, ठीक है, उनके रिवाज क्या है, उनकी परंपराएं क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, ठीक है, उनके विवाह करने का तरीका क्या है, उनका पूजा पाठ करने का तरीका क्या है, इस प्रकार की लोगों की जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं, जो उनकी संस्कृति का एक अंग होती है, उनके अंदर जो है कोई भी सरकार उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती है, उसके अंदर कोई भी सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। और अगर कोई सरकार उसके अंदर हस्तक्षेप करती है तो उस सरकार, वो सरकार या वो सत्ताधारी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। जनता ऐसी सरकार को जल्दी से जल्दी उखाड़ कर फेंकने का कार्य करती है। संस्कृति लोगों के उस जीवन ढंग का नाम है जो अपने आप को कला, साहित्य, धर्म, फैशन, संगीत और आचार विचार के रूप में प्रकट करती है। सत्ता को संस्कृति या समाज के सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं हो सकता है और न ही संस्कृति के क्षेत्र में उसके द्वारा कुछ किया जा सकता है। इसके अलावा जो सत्ता की सीमाएं हैं उसके अंदर आता है संविधान एवं नियम भी सत्ता की सीमा निर्धारित करते हैं। देखो क्या है, ये तो वैधानिक उपाय हैं। सत्ता के सत्ताधारी एवं सत्ता के ऊपर शासन करने की शक्ति के ऊपर कंट्रोल करने का जो वैधानिक और जो कानूनी उपाय है वो क्या है, संविधान। देखो कोई भी देश, कोई भी राज्य, कोई भी सत्ता संविधान से ऊपर नहीं हो सकती, क्योंकि अभी हमने जो 3 सत्ता के प्रकार पढ़े थे, परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता एवं कानूनी या वैधानिक सत्ता, तो वो जो कानूनी या जो वैधानिक सत्ता है उसका जो उद्गम होता है, वो जो प्राप्त होती है, वो कहां से प्राप्त होती है, संविधान से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है, संविधान से प्राप्त होती है। संविधान राज सत्ता का अंतिम स्रोत होता है। जो राजा की सत्ता होती है, जो शासक की सत्ता होती है, उस सत्ता का जो सबसे अंतिम और जो खास महत्वपूर्ण स्रोत होता है वो कौन होता है, संविधान होता है। अतः सर्वोच्च सत्ता के लिए भी संविधान के प्रावधानों का पालन आवश्यक होता है। जो सर्वोच्च सत्ता प्राप्त करते हैं उसके लिए संविधान का पालन करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यवस्था कुशल कार्य संचालन के लिए नियम उपनियम बना लेती हैं। ये नियम उपनियम भी सत्ता की सीमाएं निर्धारित कर देते हैं। किस प्रकार से चुनाव होंगे, किस प्रकार से चुनाव का रिजल्ट निकलेगा, न्यायालय कैसे कार्य करेंगे, ये सारे के सारे किसके ऊपर निर्भर करते हैं, संविधान के ऊपर नियम निर्धारित करते हैं। जो भी नियम उपनियम है वो संविधान के अंदर लिखे हुए होते हैं और उनके अनुसार ही कार्य होता है। तो संविधान जो है वो सत्ताधारी एवं शासन करने की शक्ति, सत्ता के ऊपर पाबंदी लगाने का महत्वपूर्ण साधन है। अगली जो बात आती है सत्ता के ऊपर जो सीमा है वो है आर्थिक साधन, और आर्थिक क्षमताएं भी सत्ता को सीमित करते हैं। हमारे राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं इस देश के अंदर शासन नरेंद्र मोदी नहीं चलाते हैं बल्कि अडानी चला रहे हैं, अंबानी चला रहे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य यह है कि पैसा जो होता है ना वो
उसका राजनीति के अंदर महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोई भी सत्ताधारी है उसको अपने राज्य के अंदर विकास करवाने के लिए उसको अपने चुनावों के दौरान जो है चुनावी प्रचार करने के लिए बड़ी मात्रा में पैसे की आवश्यकता रहती है, और वो पैसा मिलता है उनको बिजनेसमैनों से, व्यापारियों से। तो जब सरकार बन जाती है तो सरकार बनने के बाद में उस पैसे का क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। अभी आपने अमेरिका का उदाहरण देखा होगा जहां पे डोनाल्ड ट्रंप की, रिपब्लिकन पार्टी की जो है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनाने के अंदर वहां के प्रमुख बिजनेसमैन एलन मस्क का महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है ना, डोनाल्ड ट्रंप ने। और बाद में अब देखो एलन मस्क ने बड़ी मात्रा में डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए चुनावी कैंपेन किया, ठीक है ना, चुनावों के अंदर भर भर के उसने सभाएं की, ठीक है, भाषण दिए और भर भर के पैसे भी जो है खर्च किए। अब जब वो सरकार में आ गई, ये डोनाल्ड ट्रंप जो है सरकार में आ गए, अब एलन मस्क क्या करेगा? अब एलन मस्क का जो सत्ताधारी है या जो सत्ता है, शासन करने की जो शक्ति है डोनाल्ड ट्रंप की, उसके अंदर उसका महत्वपूर्ण योगदान होगा। अब वो क्या करेगा कि जो पैसा खर्च किया है उनको वापस क्या करेगा, उसकी भरपाई करेगा। तो किसी भी राज्य के अंदर ये माना जाता है कि जो आर्थिक साधन होते हैं, जो आर्थिक क्षमताएं होती हैं, उस राज्य के जो बिजनेसमैन होते हैं वो वहां की सत्ता को प्रभावित करते हैं। मुगल काल के अंदर भी हम मानते हैं कि उस समय के जो अमीर होते थे वो क्या करते थे, उस समय वहां की राज्य व्यवस्था को प्रभावित करते थे। प्रत्येक राज व्यवस्था के आर्थिक साधन और आर्थिक क्षमताएं सीमित होती हैं, अतः यह आर्थिक साधन और क्षमताएं सत्ता को सीमित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसके अलावा अगली जो बात है वो है अधीनस्थों की क्षमता व उनके द्वारा निर्मित संघ भी सत्ता को पाबंद करते। अधीनस्थ मतलब कर्मचारी, ठीक है ना, राज्य एवं सरकार के अंडर में काम करने वाले लोग। अब देखो ये जो अधीनस्थ होते हैं इनकी क्षमताएं, कई बार हम देखते हैं कि ग्राम सेवक, पटवारी, अध्यापक, इनको सरकार हर कोई ऑर्डर देती है, उनसे ज्यादा काम करवाने की कोशिश करती है, मगर फिर क्या होता है, उनके संगठन बने हुए होते हैं, तो वो फिर संगठनों के द्वारा क्या है, अपना शोषण नहीं होने को देते। जितना बड़ा संगठन होगा अधीनस्थों का, उतना जितना मजबूत संघ होगा उतनी ही वो सत्ताधारी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय संगठन एवं इंटरनेशनल रूल्स जो होते हैं वो भी सत्ता को नियंत्रित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ और उनके जो सहयोगी संघ हैं उनके द्वारा जो निर्मित सत्ता है वो भी सत्ता को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। आप देखते होंगे कि आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ और उनके जो इंटरनेशनल संगठन होते हैं वो उनके विभिन्न देशों के ऊपर पाबंदियां लगा देते हैं, सेंसर लगा देते हैं और उसको नियंत्रित करने की कोशिश। विभिन्न एनजीओ व संगठन भी सत्ता को उग्र होने से रोकते हैं। देखो किसी भी देश के अंदर आपने नाम सुना होगा ये ग्रीन पिच, कहीं पे भी अगर सरकार पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है तो फिर वहां पर जाकर के ग्रीन पिच क्या करता है, उस सरकार को रोकता है ऐसा करने से। आपने नाम सुना होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल, जहां कहीं भी विश्व के किसी भी कोने के अंदर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है तो वहां पे एमनेस्टी इंटरनेशनल जाकर के क्या है, उसको कार्य करता है। अभी ये आपने ये सुना होगा, ये एनजीओ क्या नाम है उसका, रेड क्रॉस, जो युद्ध प्रभावित एवं युद्ध से जो पीड़ित लोग होते हैं उनको सहायता पहुंचाने में मदद करते हैं। ये जो एनजीओ होते हैं, जो संगठन होते हैं इंटरनेशनल, वो भी क्या करते हैं, सत्ता को सीमित करते हैं, सत्ताधारी को जो है कंट्रोल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आज यही पे विराम करते हैं, कल हम वापस एक अगली क्लास के साथ में हाजिर होंगे, वो होगा राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।